हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इनकी बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इससे पहले मैंने इसके पार्ट्स काफ़ी बना दिए हैं और उनको मैं मर्ज करके भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में कि एक तरीके का ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जो कि मॉलिक्यूल में ही अगर कोई भी ऐसे हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट हो, जैसे कार्बन की अलग है या कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास में एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अराइज होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो Cl जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। इस Cl की वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किधर की ओर जाएंगे? Cl की ओर जाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू कार्बन, सॉरी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Cl की ओर। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहला कार्बन आएगा, उसके ऊपर डेल प्लस, दूसरा कार्बन आएगा उसके ऊपर डबल डेल प्लस, और तीसरे कार्बन तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है? कम या ख़त्म हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन खिंच रहे हैं, ठीक है, किसी भी एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन खिंच रहे हैं, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास में 2 टाइप्स का होता है, माइनस आई इफेक्ट और हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन खिंच रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको माइनस आई इफेक्ट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स द पोलर CCl bond induces polarity in the adjacent bond, such as polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred to as inductive effect। हमने क्या बोला? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि पोलर CCl बॉन्ड, जो हमारे पास में पोलर CCl बॉन्ड हो गया, इंड्यूसेस पोलरिटी इन द एडजेसेंट बॉन्ड, कि जो CCl बॉन्ड की वजह से आसपास की जो इसके बॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें भी क्या जनरेट हो जाती है? पोलरिटी जनरेट हो जाती है। सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऐसे पोलराइजेशन, किसका कौन सा पोलराइजेशन? ये सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है, ये कौन सा बॉन्ड हमारे पास में? सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होगा एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से, ठीक है, एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड पर, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। तो हमने क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आती है, और जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है उसमें भी क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेनन को ही हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खिंच रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जा रहे हैं, मान लो इस Cl की जगह Cu या कोई भी मेटल लग जाता, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते? कार्बन की ओर खिंचते। तो उस प्रोसेस में या उस कंडीशन में हमारे पास में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर हम बात करें कि हैलोजन and many other groups such as nitro, cyano, carboxy, ester, एरिलोक्सी, ETC, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। तो ये वाले ग्रुप कौन से इफेक्ट पैदा करेंगे? माइनस आई इफेक्ट पैदा करेंगे। कौन सा? माइनस आई। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हों, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल हो गया, है ना, इथाइल हो गया, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनकी वजह से कौन सा जनरेट होगा? प्लस आई इफेक्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए CH3, और अगर हम CH3 Br में बात करें तो देखो Br वाले में क्या होगा? मोर पोलर होगा, क्योंकि Br क्या है? हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम इसमें और इसमें देखें, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये जो CH3OH है, इसमें ज़्यादा पोलरिटी रहेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम CH3OH और CH3SH में देखें तो हमारे पास में जो CH3OH है उसमें ज़्यादा हमको क्या दिखाई देगा? पोलरिटी दिखाई देगी कंपेयर टू SH, क्योंकि जो O है वो S के कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच CC बॉन्ड of CH3, CH2, CH2Br, the inductive effects is expected to be the least। देखिए अगर हम बात करें, ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये वाला सेकंड कार्बन और ये वाला थर्ड कार्बन, मैंने क्या बोला? जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो थर्ड कार्बन तक आते आते सबसे लीस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में तो वैनिश हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? जो कार्बन नंबर थर्ड है, ठीक है, वो सबसे कम या सबसे लीस्ट आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो कराएगा।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने से पहले है ना, हमारे पास में क्लास 11th का ही चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पर इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस दे रखी है, पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आ जाएगी तो कवर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बेंजीन है, बेंजीन का जो सीसी बॉन्ड है, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम आ रहा था, जबकि हम क्या देखते हैं बेंजीन में कि अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहा था तो ये फिर जो सारी डिस्टेंसेस थी वो सेम क्यों आ रही थी, ठीक है। ये कितनी है, 139 पिकोमीटर। ए वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन जो सी सी सिंगल बॉन्ड है 154 पिकोमीटर और जो सी सी डबल बॉन्ड है 134 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ही, जो बॉन्ड लेंथ है वही आ रही है, किसके पास में आ रही है, जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो ऐसा क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा जो बेंजीन है वो कभी भी एक स्ट्रक्चर से आप कभी भी शो नहीं कर सकते हो। रेजोनेंस क्या होता है कि कभी भी हम कई ऐसे मॉलिक्यूल है हमारी केमिस्ट्री में जिसको हम सिंपल एक स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते, उसके लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनती है, उसे ही हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कि बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वली वेल बाय द एनर्जेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट और सेकेंड है उसकी एनर्जी सेम है, और ध्यान रखना ये इसकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, तो हम कभी भी एक स्ट्रक्चर से बेंजीन को शो नहीं कर सकते, दोनों स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि जो आपके पास में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन करके आ रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो ये स्ट्रक्चर्स आप अलग अलग बना रहे हो ये कैसी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। और कभी भी एक स्ट्रक्चर आप दे रहे हो तो कभी भी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। जैसे मैंने बेंजीन का अगर मैंने बोला कि ये वाला स्ट्रक्चर मैं बना सकती हूँ तो मैं बिल्कुल गलत होंगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो बेंजीन का अगर मैं इन दोनों को शो करते हुए इसका जो हाइब्रिड बनाऊँ तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने क्या बोला कि जो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। कैसी होती है, हाइपोथेटिकल होती है और कभी भी एक स्ट्रक्चर्स उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जैसे हमने नाइट्रोमेथेन की बात कर रहे हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हम नाइट्रोमेथेन की एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रोमेथेन में क्या हो रहा है कि आपके पास में दो स्ट्रक्चर्स बन करके आ रही है। एक बार तो आपके पास में इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आए, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, और इस वाली स्ट्रक्चर में वापस ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आए, तो वापस ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इट इज़ नोन दैट द टू एनो बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोमेथेन आर द सेम लेंथ। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमने क्या बोला कि भैया इसकी तो जो बॉन्ड लेंथ है, एनो के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, 2 एनो है, ठीक है, 2 एनो, ये देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हमारे पास में इसका बॉन्ड लेंथ तो अलग अलग आना चाहिए था, फिर सेम क्यों आ रहा है, ठीक है। एक तो एनो सिंगल बॉन्ड आना चाहिए था, एक एनो डबल बॉन्ड में आना चाहिए, फिर बॉन्ड लेंथ सेम क्यों आ रही है। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमेथेन इज देयरफॉर ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 कोनोनिकल फॉर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर मैं इसका बनाऊँ तो इसका मेरे पास में क्या बनेगा, CH3 N, ये मेरे पास में प्लस, और ये कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ करके, और ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा हमारे पास में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो सारी की सारी कोनोनिकल फॉर्म्स को क्या करती हो, रिप्रेजेंट करती हो। फिर हम बोल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, देखो इसकी एनर्जी क्या होती है और इसकी एनर्जी, इसकी मान लो इसकी 50 है, इसकी मान लो इसकी 60 है, और इसकी मान लीजिए, ध्यान रखना वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो वो उस तरफ जाती है जहाँ उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसकी मान लीजिए 40 है। अब देखो जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड की जो एनर्जी है और उसमें से जो लीस्ट एनर्जी वाला है, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। मैंने क्या बोला, हाइब्रिड की एनर्जी है ना, और जो कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स है उसमें से जो लीस्ट एनर्जी वाला है, हाइब्रिड और लीस्ट एनर्जी वाला कोनोनिकल स्ट्रक्चर, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। वो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilizing energy और simply resonance energy। तो हमने क्या बोल दिया उसको, resonance stabilizing energy और resonance energy हमने इसको कह दिया। किसके बीच में, हाइब्रिड की एनर्जी माइनस, ठीक है, जो कोनोनिकल स्ट्रक्चर है,
कोनोनिकल स्ट्रक्चर लीस्ट एनर्जी वाला माइनस हाइब्रिड की एनर्जी, वही आपकी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी। अगर हम इसके रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें कि भैया जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओ ना तो उसकी जो न्यूक्लियाई होगी, मतलब जो भी एटम होंगे वो हमेशा सेम पोजीशन पर रहेंगे, उनमें डिफरेंस कभी भी नहीं होगा, और उनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर मान लो किसी में भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हैं तो भैया उस एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एक एक्सेप्शन केस हमारे पास में हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में ऑर्बिट ही नहीं है, उसमें पास में कितना होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लेस सेपरेशन होना चाहिए अपोजिट चार्जेस का, जितना कम हो उतना सेपरेट कम हो, मतलब लेस सेपरेशन होना चाहिए अपोजिट चार्जेस का। मतलब क्या कि ए नेगेटिव चार्ज इफ़ एनी वन मोर नेगेटिव एटम, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव एटम के ऊपर हो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर हो। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस लगाऊं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा मेरे पास में माइनस और इसके ऊपर क्या लगेगा प्लस। तो अगर मान लो पहली बात तो अगर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, अगर सेपरेशन हो रहा है तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट भी हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, उसमें जो चार्जेस है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो भैया जो सेपरेशन होना चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। और मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बांटने वाले जो चार्जेस है उसको बांटने वाले आसपास ग्रुप्स लगे हुए हो, मोर डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाव। अगर ये दुख है, ये दुख मैंने क्या बोला कि जो चार्जेस होते हैं दुख की तरह होते हैं, अगर ये दुख मान लो बट रहा है तो भैया जो आपके पास में स्ट्रक्चर्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है, मोर डिस्पर्सल और चार्ज। तो मैंने क्या बोला फर्स्ट कि न्यूक्लियाई सेम जगह रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो भैया उस एटम का क्या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लो चार्जेस में बट रहा है तो चार्जेस का लेस सेपरेशन होना चाहिए। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर चार्जेस सेपरेट हो गए हैं तो। और अगर मान लो चार्जेस आ रहे हैं तो उनको बांटने वाले, उसके दुख को बांटने वाले उसके ऊपर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसका क्या हो जाएगा भैया, स्टेबिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ CS3 COO- एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरोज। देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया तो ये वही नाइट्रो ग्रुप के जैसे ही इसमें काम हो जाएगा। हमने बात कर ली नाइट्रो ग्रुप के जैसे आपके पास में सॉल्व हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये ऐसे बोल रहा है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए हमने इसका क्या बनाया, सबसे पहले तो क्या बनाया, स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया, फिर सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया। फिर हमने क्या बोला कि फर्स्ट इज ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। रीज़न क्या है कि देखो फर्स्ट में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है तो इसलिए फर्स्ट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। सेकंड में हम देख रहे हैं तो देखो सेकंड में ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो ये इससे कम इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल रहेगी। और थर्ड वाला लीस्ट, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ रहा है और कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो जाए हमारे पास में ये, तब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने ये बात कर ली। अब देखो ये वाले स्ट्रक्चर बनी कैसे, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात भी करूँ तो कैसे बनी होगी। देखो अगर ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे होंगे, ठीक है, और ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर मैं दूसरा बताऊँ इसमें, अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए, यहाँ ये और यहाँ ये, तो यहाँ पर तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तभी ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन दे रखा है अगले ने, कैन नॉट बी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ CS3 COO CH3। ये आपके पास में क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है इसने। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कार्बन है इसने दे रखा है क्वेश्चन, आपने नहीं बनाया है स्ट्रक्चर, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो कार्बन के ऊपर कौन है, प्लस चार्ज है, दैट इज ओके, वेरी गुड। बट देखो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, देखो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि स्टेबिलिटी की ओर नहीं लेके जाता उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हमने क्या बोला, द टू स्ट्रक्चर्स आर लेस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एज दे इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। ठीक है, एडिशनली स्ट्रक्चर फर्स्ट कंटेन कार्बन एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। फिर हम बात करते हैं, देखो रेजोनेंस को हमने पढ़ लिया, अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसको पढ़ रहे हैं। देखिए, द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरएक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड और बिटवीन ए पाई एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। कि भैया या तो दो अल्टरनेट में क्या लगे हुए हो, पाई बॉन्ड लगे हुए हो, यहाँ पर मान लो कोई एटम है, या फिर क्या हो, कुछ इस तरीके से काम हो, ये मान लो कोई ए है और यहाँ पर कोई बी आकर के यहाँ पर क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। तो ये लोन पेयर, एक तो हमारे पास में ए सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, फिर ये डबल बॉन्ड, ये इधर और ये इधर चले जाए, ये इधर और ये इधर चले जाए, इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाएगी, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका एक नाम और होता है, दैट इज़ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसको हम आर और एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो अंदर की स्ट्रक्चर है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अंदर की ओर जा रही हो, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। कहाँ जा रहा है कि भैया ये जो एटम या ग्रुप लगा हुआ है इससे दूर जा रहा है, कहाँ आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्लस आर इफेक्ट बोला। नेक्स्ट अगर हम बोले नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कि भैया अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहे हैं और वो एटम या जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस बेंजीन रिंग पर या उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर, वो उस इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है, दे उसको तो हम प्लस आर कह रहे हैं, और जो खींचे उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइनस आर बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो प्लस आर इफेक्ट कौन शो करता है आपके, एक तो हैलोजन हो जाते हैं सारे के सारे, ओ एच ओ आर। ध्यान रखिएगा अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर डायरेक्टली अगर आपके ओ जुड़ रहा है, देखिए ओ जुड़ रहा है, या नाइट्रोजन जुड़ रहा है डायरेक्टली, एन जुड़ रहा है, एन, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर देंगे। और अगर इनडायरेक्ट वे में जुड़ रहा है, जैसे ओ एच सी एच ओ एल्डिहाइड कीटोन है ना, हमने किसकी बात करी, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, इनडायरेक्ट वे में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट अटैच नहीं हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, माइनस आर इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में, और ध्यान रखिएगा रेजोनेंस इफेक्ट कैसा है, आपके परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ई इफेक्ट बोल रहे हैं। देखिए ये कैसा इफेक्ट है आपके पास में, टेम्परेरी इफेक्ट है। ये उन कंपाउंड में होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम्स जॉइंड बाई ए मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कि भैया पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो डिपेंड करता है उनके कि किस तरीके का अटैकिंग रिएजेंट काम कर रहा है। अब देखो यहाँ से कोई बाहर वाला आकर के इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर मान लो बाहर वाला चले जाए तो इसको ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टेम्परेरी इफेक्ट बोला। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, इस तरीके से कर्व एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम प्लस ई इफेक्ट भी कहते हैं। अगर मान लो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच। हमने क्या बोला कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हो जहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आकर के जुड़ रहा हो। आप ये समझ जाना कि अगर प्लस वाला जुड़ रहा है तो प्लस बचेगा, ठीक है, प्लस वाला जुड़ रहा है तो प्लस बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि नेगेटिव वाले से तो जुड़ेगा जा करके है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाना। अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो भैया पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं
ठीक है, जिसके दूसरी ओर कौन जुड़ रहा है हमारे पास में, अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है। अब ये देखो नेगेटिव वाला है, अब ये इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा क्या, जी नहीं, तो ये कहाँ जुड़ेगा, इधर की ओर जुड़ेगा। तो इसने देखो डेफिनेशन बहुत आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई है। तो आप इसको कैसे करके चलोगे, अगर मान लो पॉजिटिव जुड़ रहा है तो पॉजिटिव बच रहा है, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेगेटिव जुड़ रहा है, नेगेटिव बच रहा है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर मान लो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही मतलब अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हो तो आप किसको मेन मानोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को मानोगे, क्योंकि यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कहाँ से आता है, बाहर से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए ये क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज जर्नल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। ये क्या करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। ये CH बॉन्ड में क्या होता है भैया, आपके पास में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जो कि अटैच होते हैं एटम से अनसैचुरेटेड एटम से अटैच होते हैं, वहाँ से क्या हो जाए भैया, उसके अनसैचुरेटेड एटम के ऊपर प्रेजेंट जो अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है, या मतलब जो पाई जो जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड अगर बन रहा है, ठीक है, तो वो पाई बॉन्ड में आपके पास में क्या होता है कि भैया p ऑर्बिटल खाली रहते हैं, तो वहाँ से अगर इंटरेक्शन कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो आपको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। आपने कौन कौन से इफेक्ट देखे, आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखे जो कि परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट देखा, ठीक है, वो भी परमानेंट इफेक्ट है। और आपने अभी अभी किसकी बात कर रहे हो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन की, वो भी क्या है, परमानेंट। कौन सा इफेक्ट आपके पास में टेम्परेरी था, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करोगे जो कि क्या था, टेम्परेरी था। देखो अगर मैं इस इथाइल कैटायन क्या होता है आपके पास में, देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और ये देखिए ये आपके पास में कौन है, प्लस। और ध्यान रखिएगा प्लस जो कार्बोकैटायन होता है वो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। तो इसके पास में क्या होगा भैया, एक p ऑर्बिटल खाली रहेगा। अगर p ऑर्बिटल खाली है तो भैया ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, जो ये सिग्मा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आ जाए, ठीक है, इधर आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो इस इंट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इन विच द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज़ एन एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वन ऑफ द CH बॉन्ड्स ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन अलाई। अगर मान लो ये वाला ना कर रहे हो, ये वाला कर जाए, ये भी ना कर रहा हो, तो ये वाला ग्रुप क्या कर जाए, इसके बिल्कुल क्या हो जाए, अलाइन आ जाए, मतलब इसके पैरेलल आ जाए, तभी तो इंट्रैक्शन कर पाएगा। जैसे ही पैरेलल आ जाता है तो हमारे पास में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास में क्या आ जाता है, पैरेलल आ जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग CH बॉन्ड इन द प्लेन विद द p ऑर्बिटल कैन देन बी डीलोकलाइज द into the electron the empty p orbital as depicted in figure 8.4। तो क्या बोल रहा है कि जो p ऑर्बिटल के अंदर किसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास में, CH बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि सिग्मा बॉन्डिंग है। इस तरीके से इंट्रैक्शन जैसे होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना सिस्टम नहीं करना, आपको केवल हल्की सी डेफिनेशन याद रखनी है और ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ज़रूरी तोड़ना है कि ये वाला जो प्लस है, जो यहाँ पर p ऑर्बिटल खाली है, उसमें केवल यही पार्टिसिपेट करे, ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आसपास दुख बांटने वाले होते हैं तो भैया जीने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर दुख क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए बगल में 3 हाइड्रोजन है, तो इसका दुख अगर मान लो ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, ज़्यादा दुख कम हो रहा है, मतलब ज़्यादा लोगों से दुख कम हो रहा है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा। अल्फा हाइड्रोजन किसको कह रहे हैं कि कार्बन से अटैच, कौन सा कार्बन जो कार्बोकैटायन है उससे अटैच कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जितनी ज़्यादा अल्फा H उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए पहले इसके साथ था, अब इसके साथ
अब इसके साथ अल्टीमेटली मैं इसको इस तरीके से भी शो करती हूँ। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। इस तरीके से देखिए, द ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड द स्टेबलाइजिंग द ऑफ द कैटायन, कि जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा उतना ज़्यादा कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए 3rd डिग्री, फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्टेबल 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। इसके पास में दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इसके पास में 3 है, इसके पास में 6 है, इसके पास में 9 है। इसके बगल वाला अल्फा अल्फा अल्फा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 3 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास में 3 2 जा 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में 0। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन एल्कीन एंड एल्काइल एरीन सिस्टम। देखो एल्कीन्स के बारे में इसने दे रखा है। एल्कीन सिस्टम के देखो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास में देखो ये अल्फा, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे मान लीजिए आप। और ये कौन है हमारे पास में, कौन सा सिस्टम है, sp3 सिस्टम है, जहाँ पर ये मान लीजिए कौन है, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये H और ये H, ये अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो इसमें। देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। अगर मान लो ये वाले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाते हैं और ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो इस तरीके से काम हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये वाले बॉन्डिंग के ही आए, ये वाले बॉन्डिंग के भी आ सकते हैं, ये वाले बॉन्डिंग के भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कार्बोकैटायन हो या डबल बॉन्डिंग हो या आपके पास में एरिल एल्किल हो, अगर उसके आसपास आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता है तो भैया स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमारे चारों के चारों जो इफ़ेक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। इनकी थ्योरी रटने की बजाय आप इनको समझने की कोशिश करिए, बार बार वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।